हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर अचीवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सौरभ सिंह एंड आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। आप और हम चल रहे हैं एक खूबसूरत ब्यूटीफुल सी जर्नी पर एंड वो जर्नी है इंडियन हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री को पढ़ा है। देन हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने व्हाट इज सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस किया हुआ है। देन हमने ये डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज और डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स है, जिसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने अगर मेरा वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसे देख लीजिए। अब यहाँ हम लिटरेरी सोर्सेज और डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर प्रकाश डालने वाले लिटरेरी सोर्सेज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अंतर्गत हम एंशिएंट टाइम में लिखे हुए मटेरियल्स, रिटन मटेरियल्स जो एंशिएंट टाइम में लिखा गया है को स्टडी करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लिटरेरी सोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इसके 2 सब पार्ट हैं, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर। आइए हम इन दोनों को अलग अलग विस्तार से डिस्कस करते हैं। रिलीजियस लिटरेचर को 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वैदिक लिटरेचर, दूसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड तीसरा थर्ड जैन लिटरेचर। सबसे पहले हम वैदिक लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम वेद का स्थान आता है, सेकेंड आरण्यक का स्थान आता है, थर्ड वेदांत का स्थान आता है एंड अदर उपनिषद, नेक्स्ट पुराण एंड अदर एपिक। अब हम जानते हैं वेद के बारे में। वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद की कुल संख्या 4 है। अब हम बात करते हैं कि वेद के 4 प्रकार कौन कौन से, यानी 4 वेद कौन कौन से हैं, जिसमें सर्वप्रथम स्थान आता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के अतिरिक्त 3 अन्य वेद सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद हैं। वेदों का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। यद्यपि वेद मुख्यतया धार्मिक ग्रंथ है, परंतु इससे आर्यों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी विशेष महत्व है, क्योंकि आर्यों के विषय में सर्वाधिक जानकारी इसी वेद से प्राप्त होती है। मनु ने वेद के सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें सर्व ज्ञानमय कहा है। सोच लीजिए वेद कितना इम्पोर्टेंट था उस समय के मतलब लिटरेरी सोर्सेज के रूप में। नेक्स्ट लिटरेरी सोर्सेज में वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत हम लोग अरण्यक के बारे में बात करते हैं। अरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुई है, जिसका अर्थ वन होता है, अर्थात फॉरेस्ट। अतः अरण्यक ऐसे ग्रंथ को कहा जाता है जिसका अध्ययन वन में किया जा सके। पुराने समय में ऋषि मुनि वन में रहा करते थे और वन में रहकर अध्ययन किया करते थे। जैसे हमारे एक पुराने ऋषि थे, ऋषि कनाद, जिन्होंने वन में रहकर हमारे रसायन शास्त्र के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट आते हैं वेदांग। वेद को समझने के लिए 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच सूत्र शैली में 6 वेदांग की रचना की गई है। वेदांग से तत्कालीन समाज एवं धर्म पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। वैदिक अध्ययन के लिए विशिष्ट विद्याओं की शाखाओं को वेदांग कहा जाता है। वेदांग संख्या में 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। इस प्रकार वेदांगों से वैदिक ज्ञान का अध्ययन सरल हो जाता है। कालांतर में सूत्रों की रचना हुई। धर्म पर प्रकाश डालने वाले सूत्र को धर्म सूत्र तथा गृह संस्कारों पर प्रकाश डालने वाले सूत्र को गृह सूत्र कहा गया। नेक्स्ट वैदिक लिटरेचर में आते हैं उपनिषद। उपनिषद उप का अर्थ निकट एवं निषद का अर्थ बैठना होता है। अतः गुरु के समीप बैठकर प्राप्त यानी अचीव किए गए ज्ञान के आधार पर
लिखे गए ग्रंथ यानी बुक्स को उपनिषद कहते थे। उपनिषदों में प्रमुख बृहदारण्यक और छंदारोग्य उपनिषद हैं। उपनिषदों से भारतीय दर्शन एवं बिंबिसार के पूर्व के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। बिंबिसार की पूर्व बहुत सारे उपनिषद लिखे गए थे। उनसे पहले जो राजा हुए या उनके पहले जो काल थे उसमें बहुत सारे उपनिषदों की रचना हुई, इसलिए उनसे पहले के ही जानकारी उपनिषद से मिल पाते हैं हम लोगों को। उसके बाद किसी भी उपनिषद की रचना नहीं हुई, इसलिए हम लोग उपनिषद में उसके बाद के मटेरियल्स को नहीं जान पाते हैं। उपनिषद किसी एक पीरियड में अथवा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित यानी लिखा हुआ नहीं है। इसकी रचना में दीर्घ काल तक विभिन्न लोगों का योगदान रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग समय में इसे लिखे। नेक्स्ट वैदिक लिटरेचर में हम लोग जानते हैं पुराण के बारे में। पुराणों की संख्या 18 है। ये नंबर में 18 हैं, 18, परंतु इसमें से 5 का ही ऐतिहासिक महत्व है। ये हैं मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। क्योंकि पुराण 18 होते हैं और आप कहेंगे कि आप 5 क्या ही नाम बता रहे हैं, तो इसके अलावा जो नाम है वो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, कर्म पुराण तथा गरुड़ पुराण हैं। ये हैं आपके 18 पुराण। पुराण का अर्थ प्राचीन होता है। पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास, धर्म आख्यान, विज्ञान यानी साइंस, राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिकल कंडीशन आदि का विस्तृत रूप से विवरण है। पुराणों के विषय सर्ग, प्रतिसर्ग, वेश, मनवंतर एवं वंशानुचरित में विभक्त हैं। इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वंशानुचरित बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्राचीन भारत में शासन करने वाले राजवंशों का विवरण मिलता है। पुराणों का उपयोग अलग अलग डायनेस्टी के हिस्ट्री को जानने के लिए सोर्सेज के रूप में, सोर्सेज मटेरियल के रूप में किया जाता है। जैसे विष्णु पुराण का उपयोग हम मौर्य डायनेस्टी के हिस्ट्री को जानने के लिए करते हैं। मत्स्य पुराण का उपयोग हम लोग सातवाहना डायनेस्टी के हिस्ट्री को जानने के लिए करते हैं। उसी प्रकार वायु पुराण का यूज हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के हिस्ट्री को जानने के लिए उपयोग में लाते हैं। पुराणों से ही यह पता चलता है कि पुराणों में सातवाहन शासकों को आंध्रभृत्य कहा जाता है। हिंदू धर्म का मुख्य परिचय पुराणों में ही मिलता है। पूर्त कर्म लोक कल्याणकारी कार्य पुराणों द्वारा प्रशंसित कर्म है। जम्बूद्वीप या कुमारी द्वीप भारतीय भूभाग के 5, 7 या 9 भागों में विभाजित करने की कल्पना के साथ पर्वतमालाओं एवं उससे निकली महत्वपूर्ण नदियों का एक साथ उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। कलयुग द्वितीय चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में एक गंभीर सामाजिक संकट को ही पुराणों में कलयुग के रूप में परिभाषित किया गया है। वही पारंपरिक मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के 20 वर्ष बाद कृष्ण की मृत्यु के दिन से हुई है। तो लिटरेरी सोर्सेज के रूप में पुराणों का इतना इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं एपिक। एपिक को हिंदी में महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य के अंतर्गत मुख्य 2 लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो रामायण और महाभारत है। ये दोनों एक महाकाव्य है, एपिक हैं। अब हम लोग रामायण और महाभारत के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। रामायण का नाम आप सब लोगों ने अवश्य सुना होगा। रामायण हमारा आदि काव्य है और वाल्मीकि हमारे आदि कवि है, चूंकि वाल्मीकि जी ने ही रामायण को लिखा था। वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। कालांतर में जब उन्हें अपने पाप कर्मों का बोध हुआ तो उन्होंने डाकू का पेशा त्याग दिया। रामायण में 7 कांड एवं मूलतः 6000 श्लोक थे। बाद में यह बढ़कर 12,000 और अंततः 24,000 हुए। इसलिए इन ग्रंथों का नाम चतुर्विंशति महाशस्त्री संहिता पड़ा। रामायण का प्रथम तिथिबद्ध उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हुआ है। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में इसकी कथा
का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। विमल सूरी की पौम चरयुक्त रामायण का जैन संस्करण है। हरिवंश में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का विवरण मिलता है। रामायण के अध्ययन से हम लोगों को उस समय के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। अब हम जानते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत का प्राचीन नाम जय था। महाभारत को एक ही साथ आदि पर्व में अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा गया है। इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है। महाभारत स्वयं को इतिहास तथा इतिहास में उत्तम बताता है। इस पुस्तक में वर्णित है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में जो सब जगह है वह तो इसमें है ही, लेकिन जो इसमें बताया गया है वह अन्यत्र नहीं है। महाभारत के विषय में यह भी कहा गया है कि इसे पूरा एक बार में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोग व्याधियां आ जाती। इस ग्रंथ में वर्णित है कि एकलव्य नामक निषाद बालक को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। रामायण में केवल यवन एवं शक का विदेशी जाति के रूप में उल्लेख है, वहीं महाभारत में यवन, शक, पल्लव, किरात, हूण आदि का भी उल्लेख है। इस प्रकार महाभारत का उपयोग हम लोग वैदिक लिटरेचर के रूप में, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के रूप में करते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी सोर्सेज में आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। ब्राह्मण ग्रंथ के समान ही बौद्ध ग्रंथ, बुद्धिस्ट लिटरेचर को हिंदी में बौद्ध ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के समान ही बौद्ध ग्रंथों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में निम्नलिखित प्रमुख है त्रिपिटका, जिसमें फर्स्ट स्थान आता है त्रिपिटका का। त्रिपिटक को कहीं कहीं पिटक भी कहा जाता है, यानी पिटकों की संख्या 3 है, इसलिए इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। विनय पिटक में मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवश्यक निर्देश है कि वो कैसे रहेंगे, उनका रहन सहन कैसा होगा, उनको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों यानी उनके टीचिंग्स का सार दिया गया है। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक रूप में व्याख्या की गई है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, तीनों पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट आते हैं जातक। जातका यानी जातक हिंदी में कहा जाता है उसे। बौद्ध ग्रंथों में जातक का दूसरा प्रमुख स्थान है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व के जन्मों का विवरण है कि महात्मा बुद्ध अपने जन्म से पूर्व के जन्मों में क्या करते थे, उनका कैसा रहन सहन था और उनकी स्टोरीज का उल्लेख मिलता है, जो 549 बौद्ध कथाओं के रूप में है। इन कथाओं में तत्कालीन यानी उस समय के सामाजिक, सोशल, धार्मिक एवं यानी रिलीजियस एंड इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। अन्य बौद्ध ग्रंथ यानी अदर बुद्धिस्ट लिटरेचर। त्रिपिटक एवं जातकों के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथों से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ से मिनेंडर के समय की सामाजिक एवं धार्मिक, सोशल एवं रिलीजियस कंडीशन के विषय में जानकारी उपलब्ध होती है। दीपवंश एवं महावंश, ये भी 2 बहुत फेमस बुद्धिस्ट लिटरेचर है। दीपवंश एवं महावंश याद रखिएगा। दीपवंश एवं महावंश से मौर्य काल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। मिलिंद पन्हो दीपवंश एवं महावंश की रचना पाली भाषा में की गई थी। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में की गई। संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथों में दिव्यावधान, मंजूश्री, मूलकल्प तथा ललित विस्तर का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ बुद्धिस्ट लिटरेचर समाप्त होते हैं और लिटरेरी सोर्सेज में नेक्स्ट आते हैं जैन लिटरेचर यानी जैनिज्म
के अंतर्गत जो रिटेन मटेरियल्स हैं उनका स्टडी हम लोग जैन लिटरेचर के अंतर्गत करते हैं, जिनमें फेमस जैन लिटरेचर हैं भगवती सूत्रा, कथा कोश, लोक विभाग, etc। बहुत सारे जैन लिटरेचर हैं जिनका नाम आप अवश्य सुने होंगे। जैन ग्रंथ, इनको जैन लिटरेचर को हिंदी में जैन ग्रंथ कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के समान जैन ग्रंथ भी पूर्णतया धार्मिक होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पूर्णतया धार्मिक है, यानी जैन धर्म के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन ये हमें इतिहास के बारे में भी काफ़ी, हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी जानकारी देते हैं। इसलिए हम लोग इनका उपयोग सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के रूप में करते हैं, यानी लिटरेरी सोर्सेज के रूप में। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु रचित परिविशिष्ट पर्व, पुण्याश्रव, कथाकोश, लोक विभाग आदि प्रमुख हैं। जैन साहित्य 12 अंगों में विभक्त है। जैन साहित्य से तत्कालीन भारत के राजतंत्रों एवं गणराज्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैन ग्रंथ किसी एक काल की रचना नहीं है। इन ग्रंथों में इनका वर्तमान स्वरूप 526 में 526 ईस्वी में हुई वल्लभी की सभा में प्रदान किया गया था। जैन साहित्य के अंतर्गत रचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण हेमचंद्र द्वारा लिखित परिविशिष्ट पर्व है। अब तक हमने लिटरेरी सोर्सेज में रिलीजियस लिटरेचर को जाना। अब हम लोग लिटरेरी सोर्सेज के दूसरे पार्ट यानी सेक्युलर लिटरेचर को जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र, राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, जो धर्म से ऊपर उठकर बात करते हैं, जिसमें धार्मिक भाव का कोई जगह नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथ के अतिरिक्त अनेक ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं जो किसी धर्म से सीधा संपर्क नहीं रखते अथवा किसी धर्म विशेष से प्रभावित नहीं हैं। इन ग्रंथों से प्राचीन भारत के विषय में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। ये ग्रंथ प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। कल्पना प्रधान लोक साहित्य एवं जीवन चरित्र, जिसके अंतर्गत हर्षचरित्र, मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचनाएं, महाभाष्य, गार्गी संहिता इत्यादि ग्रंथ आते हैं, जिनमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र, इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने की थी। आपने इतिहास पढ़ना शुरू किया है, इससे पहले ये बात अवश्य सुनी होगी, गली का बच्चा भी जानता होगा कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चलता है कि अर्थशास्त्र, आप लोग इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र को कोरिलेट करते होंगे, लेकिन ये उससे बिल्कुल भिन्न है। इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में की थी, 4th century BC में किया था। तत्कालीन शासन व्यवस्था पर इस ग्रंथ में व्यापक प्रकाश पड़ता है। ये अपने समय में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय के पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में इसमें लिखा है। राजनीतिक, कूटनीतिक एवं शासन प्रबंधन पर यह एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। आप लोगों को लगता होगा कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिकल बुक होगा कोई, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मौर्य काल के विषय में जानकारी देने वाला यह सबसे प्रामाणिक पुस्तक है। सेक्युलर लिटरेचर के अंतर्गत नेक्स्ट आते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये एक नाटक थी। इस नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी। विशाख दत्त एक सेक्युलर राइटर थे। इन्होंने अपना बुक मुद्रा राक्षस लिखा, जिसमें नंद राजा के पतन तथा चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बनाए जाने का उल्लेख है। आपने सुना होगा या सीरियल में, धारावाहिक में देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घननंद को पराजित करके अपना राज्य चाणक्य की मदद से अपना राज्य कायम करता है। इसी का वर्णन मुद्रा राक्षस में एक नाटक के रूप में किया गया है और इसी किताब के आधार पर अनेक सारे सीरियल यानी धारावाहिक बनाए गए हैं। इस नाटक की रचना 7वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट, सेक्युलर लिटरेचर के अंतर्गत हम लोग
हर्षचरित के बारे में पढ़ते हैं। हर्षचरित भी एक सेक्युलर लिटरेचर है। हर्षचरित की रचना 7वीं शताब्दी में वानभट्ट ने की थी। एक राजा था हर्षवर्धन, जिसका दरबारी कवि था वानभट्ट, जो वानभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना की थी। इस ग्रंथ में हर्षकालीन प्रत्येक घटना की जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि वो हर्ष का इतिहासकार था, वो पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने दरबार में इतिहासकार रखता था, तो वो उसके द्वारा हायर किए गए, उसके द्वारा रखे गए थे, तो उनके बारे में वो जरूर बताएंगे और उनके बारे में गलत ना लिखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इस ग्रंथ में हर्षकालीन प्रत्येक घटना की जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट आता है सेक्युलर लिटरेचर के अंदर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं महाभाष्य। महाभाष्य भी एक सेक्युलर लिटरेचर था, जिसकी रचना पतंजलि ने महाभाष्य से मौर्य काल के विषय में जानकारी दी। यानी पतंजलि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। पतंजलि एक ऋषि थे जिनके द्वारा ये लिखा गया था। और नेक्स्ट आते हैं उसके बाद राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का रचनाकार कल्हण नामक व्यक्ति था। इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास के विषय में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इस ग्रंथ का भी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। ये पहला ऐसा रिटन मटेरियल है जो भारत के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध जानकारी हम लोगों को देता है। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई द्वारा लिखी एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पृथ्वीराज रासो में चंद्रवर दाई ने लिखा। पृथ्वीराज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को पृथ्वीराज रासो से उपलब्ध होता है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो एक सेक्युलर लिटरेचर के रूप में सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का लिटरेरी सोर्सेज समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का तीसरा पार्ट डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में जानेंगे। तो डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, समय समय पर भारतवर्ष में अनेक विदेशी विद्वान भारत में आते रहते थे। प्राचीन समय में भारत की यात्रा करने आते थे। वे लोग भारत की यात्रा करने आते थे और साथ में वे अपने संस्मरण यानी अपने मेमोरीज के बारे में वो वहां जाकर लिखते थे। यद्यपि फॉरेन ट्रेवलर्स ने अनेक मेमोरीज लिखे और वो आज उपलब्ध है, तथा अनेक ने मतलब हम लोगों को इससे अट्रैक्ट भी किया। कहीं कहीं पर पूर्णतया प्रामाणिक नहीं भी है ऐसे ग्रंथ, किंतु फिर भी इस रिटन मटेरियल्स को भारतीय इतिहास पर प्रभाव डालने के कारण इसे हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के रूप में यूज करते हैं। जिस विषय में भारतीय साक्ष्य गौण है, यानी भारत के रिटन मटेरियल्स कुछ नहीं बता पाते हैं, उसके विषय में विशेष रूप से इन वृत्तांतों का विशेष महत्व है। भारत संबंधी अपने संस्मरण विभिन्न देशों से आए विद्वानों ने लिखे हैं, जिसका वर्णन हम लोग ग्रीक अकाउंट यानी यूनानी वृत्तांत और चाइनीज अकाउंट यानी चीनी वृत्तांत और तिब्बतियन अकाउंट यानी तिब्बती वृत्तांत के रूप में 3 पार्ट में बांटकर करते हैं। और भी सारे थे, लेकिन इसका उपयोग हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में नहीं करते हैं। और कुछ हैं जिनका करते भी है, लेकिन कितना लंबा वीडियो बनाऊं मैं, आप भी कहोगे कि क्या ही पढ़ा रहे हो सर, इतना लंबा इतिहास को ऐसे भी आप लोग उबाऊ विषय मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं आप लोगों को श्योर करता हूं कि मेरे साथ इतिहास पढ़ने के बाद आप इतिहास को केवल पढ़ेंगे और समझेंगे ही नहीं, बल्कि इतिहास को एंजॉय करेंगे। तो हम लोग अब जानते हैं ग्रीक अकाउंट्स के बारे में, यानी यूनानी वृत्तांत के बारे में। यूनानी लेखकों जो भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं में हेरोडोटस प्राचीनतम लेखक है। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत एवं हमखनी साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संपर्क पर प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त सिकंदर के साथ आए अनेक
लेखकों ने भारत के विषय में अपने विषय विचार लिखे हैं। इसने प्रमुख नियार्कस एवं एक्टिब्यूलस हैं। यद्यपि इसकी रचनाएं अब उपलब्ध नहीं है, किंतु उनको अन्य यूनानी लेखकों द्वारा उद्धृत किया गया है। मतलब अदर ग्रीक राइटर्स, हिस्टोरियंस जो है वो उसका कॉपी बनाए हुए हैं और या उसके मतलब बारे में बताते हैं, जिससे सिकंदर के भारत पर आक्रमण के विषय में ज्ञान होता है। सबको पता होगा कि सिकंदर विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसके भारत पर आक्रमण करने के बारे में उल्लेख हम लोगों को ग्रीक अकाउंट से प्राप्त होता है, जो एक्टिब्यूलस और एंसिक्रिट्स में ऑनेस्टिक्रिट्स में लिखा हुआ है, और नियाक्स बुक है एक जिसमें लिखा गया है। सिकंदर के कुछ समय पश्चात मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय संस्थाओं, भूगोल, कृषि इत्यादि के विषय में लिखा। यानी भारत की ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर उस समय ग्रीक लोगों को प्रभावित करती थी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में अपने ग्रंथ में लिखा। नेक्स्ट हम लोग चाइनीज अकाउंट के बारे में जानते हैं। चीनी वृत्तांत। सुमाचीन चीन का प्रथम इतिहासकार था। कौन? सुमाचीन, जिसके ग्रंथ से भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। सुमाचीन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसके अतिरिक्त फाहियान, ह्वेनसांग तथा इत सिंह भी चीनी इतिहास में तो अमर है ही, भारत के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रखते हैं। फाहियान ने 399 ईस्वी से 314 ईस्वी, ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तथा इति सिंह ने 673 से 695 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। इन तीनों यात्रियों ने अपनी यात्राओं के रोचक वृत्तांत लिखे हैं, जिससे इन्होंने भारत के रीति रिवाजों, राजनीतिक स्थिति तथा शिक्षा के विषय में विशेष रूप से लिखा है। ये तीनों यात्री ज्ञान की खोज में पवित्र स्थलों के दर्शनार्थ यानी दर्शन हेतु भारत आए थे। इनके वर्णन के अतिरिक्त हुई ली द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी। ह्वेनसांग जब भारत आया था तो ह्वेनसांग के बारे में एक चाइनीज हिस्टोरियन ली ने लिखा था, जिसने भारत के उनके यात्रा के बारे में बताया, तथा मात्वा लिन एक चाइनीज हिस्टोरियन था जिसने भारत के बारे में बताया है। और नेक्स्ट नंबर आते हैं तिब्बतियन अकाउंट्स के बारे में। तिब्बती वृत्तांत। तिब्बती लामा तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर तथा तंजियूर का भी विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व है। मुस्लिम यात्रियों के वृत्तांतों का भारतीय इतिहास की दृष्टि से विशिष्ट महत्व है। इन यात्रियों में अल-बिरूनी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि वह संस्कृत भी जानता था। अल-बिरूनी मुस्लिम था, उर्दू में अपने ग्रंथ लिखा, लेकिन वो संस्कृत भी जानता था, जिससे उसको भारतीय भाषा को समझने में मदद मिलती थी। उसने तहकीक-ए-हिंद अपना एक पुस्तक लिखा था की रचना की थी, जिसमें तत्कालीन भारत यानी उस समय कंटेम्पररी इंडिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। अल-बिरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। आप लोगों ने सुना होगा महमूद गजनबी का नाम, जो सोमनाथ मंदिर लूटने भारत आया था, उसके साथ अल-बिरूनी आया था। अल-बिरूनी के अतिरिक्त अल-बिलादुरी, सुलेमान तथा अल-मसूदी अन्य प्रमुख मुसलमान यात्री हैं, जिनके वृत्तांतों से पता चलता है कि किस प्रकार मुसलमानों ने भारत पर अधिकार किया। इसके अतिरिक्त जिस मुस्लिम लेखकों की कृतियों का उल्लेख किया जा सकता है वे हसन निजामी का तज-उल-मासीर, फरिश्ता का तबकात-ई-फरिश्ता, मुनहाजुद्दीन का तबकात-ई-नसीरी etc. ऐसे ग्रंथ हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपर्युक्त विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति पर प्रकाश डालते हैं तथा इतिहास के विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार आपका आज के इस वीडियो में आपका चैप्टर सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री समाप्त होता है। हमने इसमें देखा कि बहुत सारे विवरण से अनेक इतिहासकार की धारणा
से प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक मेधा का अभाव है, और इससे ये लिटरेरी सोर्सेज भ्रामक प्रमाणित होते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास यानी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज के रूप में सबसे प्रामाणिक सोर्सेज अगर किसी को माना जाए तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।